हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था अल्कोहल, सेकंड पार्ट में हमने देखा था ईथर, सॉरी सेकंड पार्ट में हमने फिनोल देखा था और थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं ईथर। ये कंप्लीट तीनों के जो कॉम्बिनेशन है, ये एनसीईआरटी में जो हमारा 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो था ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। दो पार्ट इसके हम पहले देख चुके हैं, टू पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक पार्ट जो रहा है ये है ईथर। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 3। और यहां से हम ये देख रहे हैं ये है ईथर। सबसे पहले तो ईथर का मीनिंग क्या होता है? ईथर इज एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्राइड का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ H2O, यानी जब अल्कोहल में से H2O रिमूव होता है इंटरमोलिकुलरली, तो ये फॉर्मेशन होता है यहां पर ईथर का। चलिए डेफिनेशन देखें। ROR ये इसका सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है। डाई एल्काइल ईथर, इसको हम नाम दे रहे हैं कॉमन नेम। एल्कोक्सी एल्केन इसका IUPAC नेम है। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n प्लस 2O। इस फॉर्मूले को हम अगर थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं CnH2n प्लस 2O। CnH2n प्लस 2O ये जनरल फॉर्मूला है। N यहां पर है नंबर ऑफ कार्बन विच स्टार्ट फ्रॉम 2। N मिनिमम वैल्यू N की जो होगी वो 2 होगी। 2 कार्बन से ईथर स्टार्ट होंगे। चलिए इसके बाद देखें, एक एग्जांपल लिया जैसे हमने मेथॉक्सी इथेन। तो IUPAC नेम में हम क्या करते हैं, स्मॉल कार्बन चेन को विद ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। और कॉमन नेम अगर देखें, इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट, ईथर इज मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में एक हाइड्रोजन जब एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। एंड डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ H2O। H2O में जो दोनों हाइड्रोजन हैं, H2O के जो दो हाइड्रोजन हैं, H2O, वेट वेट वेट, ये जो H2 है इसके जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन, और ये एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ H2O। नेक्स्ट, जैसे अल्कोहल में से हमने इस तरह से फॉर्मेशन किया, H2O से भी कर सकते हैं और अल्कोहल से। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करते हैं कैसे? दे मे बी क्लासिफाई एज सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। ईथर में ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीवेलेंट का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन हो। तो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में जो पॉलीवेलेंट यानी बोथ कार्बन चेन, दोनों तरफ जो कार्बन चेन है अगर वो सेम हो, सिमेट्रिकल हो, तो ऐसे को हम कहेंगे सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। लेकिन अगर दोनों साइड की जो कार्बन चेन है उसमें वेरिएशन आ जाए, वेरिएबल हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे को हम कहेंगे मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। इसके बाद देखें इसकी स्ट्रक्चर। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन है, और बॉन्ड एंगल जो होगा ड्यू टू लार्ज कार्बन चेन, वैसे H2O में बॉन्ड एंगल होता है 104.5। अल्कोहल में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन ईथर में दोनों ग्रुप बल्की ग्रुप होने, बड़े साइज के होने की वजह से बॉन्ड एंगल हमें और ज्यादा मिल जाएगा, 110 बॉन्ड एंगल मिलेगा मिनिमम। अगर CH3 ग्रुप होंगे तो इससे ज्यादा भी मिल सकता है अगर और बड़े ग्रुप आ गए। दो लॉन पेयर है यहां पर, दो सिग्मा बॉन्ड, टू लॉन पेयर, टू सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ ईथर इज बेंट। बेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर लॉन पेयर। लॉन पेयर में रिपल्शन की वजह से यहां पर ये बेंट शेप में होगा।
the bond angle is 110, it is greater than that of water due to the repulsion of bulky groups, bulkier alkyl group. Due to bent structure, it possesses dipole moment. डाइपोल मोमेंट होगा कुछ ना कुछ, जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो लीनियर स्ट्रक्चर का होता है। बेंट शेप होने की वजह से इसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट जरूर होगा, और इसी वजह से इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए पोलर मॉलिक्यूल। एज ए पोलर मॉलिक्यूल हम इसको कंसीडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, और ये है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कि हम कैसे कैसे ये ईथर जो है इसका फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से कैसे करें। सबसे पहले हम देखें फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यह है बाय विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस साइंटिस्ट के नाम पर रिएक्शन है। इसमें हेलो एल्केन रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड से। हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड से, और ये जो O माइनस है ये यहां से हेलोजन को रिमूव करेगा। रिएक्शन जो होगी ये SN2 मैकेनिज्म से होगी, मींस विदाउट कार्बोकेटाइन। विदाउट कार्बोकेटाइन रिएक्शन होगी। इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि हेलो एल्केन जो हम लेते हैं ये तो या तो 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री। अगर हमने 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लिया इस रिएक्शन में, देन एलिमिनेशन हो जाएगा। तो हमें एलिमिनेशन नहीं कराना, हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। 1 डिग्री 2 डिग्री हेलो एल्केन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, और ये इस तरह से NaX रिमूव हो जाएगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक एग्जांपल हमने लिया, और ये है क्लोरोइथेन। एक एग्जांपल हमने लिया क्लोरोइथेन का, क्लोरोइथेन, और इसकी हमने जो रिएक्शन कराई इथाइल सोडियम मिथॉक्साइड से। रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ और इथाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ये एक एग्जांपल हमने ले लिया। इस रिएक्शन को हम पहले भी हेलो एल्केन चैप्टर में देख चुके हैं, पहले हेलो एल्केन के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, रिएक्शन विद, ये हेलो एल्केन से ही हम रिएक्शन करा रहे हैं, बट इस बार हमने ले लिया ड्राई Ag2O। ड्राई Ag2O, और ड्राई Ag2O के साथ हेलो एल्केन की रिएक्शन कराएंगे कुछ इस तरह से, जैसे ये है ड्राई Ag2O, और इसमें हम हेलो एल्केन की 2 हेलो एल्केन्स रिएक्शन करेंगे। AgX रिमूव हो जाएगा, और इससे बन जाएगा ROR ईथर, ROR। जैसे क्लोरोइथेन लेंगे तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर, अगर हम इथाइल क्लोराइड लेंगे। यहां एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर हमें, कि ड्राई Ag2O लेना है, मॉइस्ट Ag2O नहीं लेना। यहां पर यह ध्यान रहे कि अगर हमने हेलो एल्केन की रिएक्शन करा दी Ag2O से H2O की प्रेजेंस में, देन अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। यह ध्यान रखना है आपको कि मॉइस्ट कंडीशन ना लें, ड्राई कंडीशन लें, ताकि अल्कोहल बने, ईथर बने, अल्कोहल ना बने। नेक्स्ट ये था सेकंड मेथड, हेलो एल्केन से सेकंड मेथड था विद ड्राई Ag2O। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल। जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कहा था, ईथर्स आर डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट, या ये कहें ईथर्स आर एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्राइड का मतलब होता है डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट। तो अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, और यहां पर ये हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर यहां लेते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 313 केल्विन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, 143 डिग्री सेंटीग्रेड, और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। इंट्रामोलिकुलर से तो एल्कीन बनता है, इंटरमोलिकुलर से बनेगा ईथर। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, ध्यान रहे इसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन पूछ रखे हैं मैकेनिज्म से रिलेटेड। तो यहां पर हम देखें सबसे पहले H2SO4 से H+ आएगा,
H प्लस ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा और एक बनेगा इसमें ऑक्सोनियम आयन। और दोस्तों ऑक्सोनियम आयन इज लेस स्टेबल, तो ये ऑक्सोनियम आयन लेस स्टेबल होगा। स्टेबल होने के लिए इसमें से H2O रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा उस पर नेक्स्ट एल्कोहल जो है इसका लोन पेयर अटैक करेगा। फिर अगेन ऑक्सोनियम आयन बनेगा और ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल होता है, यहां से H प्लस निकल जाएगा और ये ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ईथर का फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि H2O रिमूव हो रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में अगर H2O रिमूव हो रहा है, H2O ऐड हो रहा है एक तरह से जाके मीडियम में, तो वो उसको डाइल्यूट कर सकता है। इसलिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कंटिन्यूअस इसमें मिलाना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, कंटिन्यूअस का मीनिंग बस यही है कि कंटिन्यू H2SO4 मिलाते रहिए ताकि प्रोडक्ट आगे बनते रहें, ठीक है। अब एक बार अगर हम ये देखें, जैसे हमने एग्जांपल इथाइल अल्कोहल का लिया, ये इथाइल अल्कोहल जो है, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 140 लेते हैं तब तो ईथर बन गया, लेकिन 170 लेते ही इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एल्कीन। एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर तो हमने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम Al2O3 ले लेते हैं, Al2O3, तो Al2O3 में 250 पे ईथर बनेगा और 350 पे एल्कीन बनेंगे। 350 एल्कीन एंड 250 ईथर। मैकेनिज्म में हमने कार्बोकेटाइन के थ्रू देखा। अच्छा, इस मैकेनिज्म से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां पर देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स अटैक हो रहा है, इतना इतना, आप इतना इतना देखिए कॉम्प्लेक्स, तो यहां आर आर बल्कि ग्रुप बहुत सारे हो गए, बहुत सारे कार्बन चेन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन है, ये यहां पर हम कहें कि इसमें 3 डिग्री एल्कोहल यूज नहीं करना। 3 डिग्री एल्कोहल स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है, यानी इस मेथड से हम डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकते। इस मेथड से डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यह हमें इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन, और इसको हम एल्काइलेशन भी बोलते हैं। डाईएजोमीथेन की रिएक्शन एल्काइलेशन। तो यहां पर देखें, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं डाईएजोमीथेन के साथ, इसको हीट करते हैं, तो यहां पर ये ईथर जो है मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन। तो ये थी डिफरेंट मेथड और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ईथर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर लिक्विड जो होते हैं या गैसेस जो होते हैं, ये कहें कि ये सब डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, दीज ऑल आर डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए एल्कोहल स्टार्टिंग से ही लिक्विड होते हैं। लेकिन ईथर में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट 2 ईथर्स हैं, दैट मींस डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, दीज आर गैसेज एंड हायर आर वोलेटाइल लिक्विड्स। इससे ऊपर जो भी होंगे ये वोलेटाइल लिक्विड होंगे, वोलेटाइल लिक्विड। इससे पहले के जो हैं वो गैसेस। ईथर आर लेस पोलर, पोलरिटी ज्यादा नहीं होती इसके अंदर, पोलरिटी यानी डाइपोल मोमेंट बहुत कम होता है इसमें। ईथर आर लेस सोल्यूबल इन H2O। वाटर के अंदर सोल्यूबल तो होते हैं, लोअर ईथर तो सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसमें ये कहें मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, सोल्यूबिलिटी स्लाइटली डिक्रीज होने लग जाएगी। लेस सोल्यूबल इन वाटर इसलिए कहा हमने क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना एफिशिएंटली नहीं बना पाते वाटर के साथ,
जितना अल्कोहल बना पाता है। नेक्स्ट, ईथर हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, और यहां रीजन क्या होगा कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ईथर में ईथर ईथर की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ईथर वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वो तो सॉल्युबिलिटी वाला रीजन हो गया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में तो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी होती है, जो ईथर नहीं बना पाता है। इसके बाद देखें तो ये तो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब इसकी रिएक्शंस पर आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इसके बारे में देखें कि रिएक्शंस के लिए कैसे कितना प्रिपेयर है ईथर। ईथर आर लेस पोलर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इसका कम होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है। बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा 180 के क्लोज जाएगा, उसमें पोलरिटी उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। लेस पोलर सो लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। तो ये एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनसे रिएक्ट नहीं करता। एक्चुअल में सोडियम पोटेशियम से रिएक्शन करते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, और ईथर में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इस वजह से ये रिएक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन नहीं करेंगे। एक तो खुद लेस रिएक्टिव, ऊपर से हमने एसिड को भी कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लिया, दोनों की रिएक्टिविटी कम कर दी, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, न तो इजीली ऑक्सीडाइज होगा और ना ही इजीली रिड्यूस होगा ईथर, यानी ईथर वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इसीलिए इनको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। एज ए सॉल्वेंट ईथर को बहुत सारी रिएक्शन में यूज करते हैं, जैसे हमने देखा था वुड्स रिएक्शन में भी ईथर यूज होता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन में भी ईथर यूज होता है एज ए सॉल्वेंट। तो इसमें कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेसिक नेचर। सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं बेसिक नेचर, और दोस्तों बेसिक नेचर में क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, ईथर बिहेव एज लेविस बेस। तो ये लुइस बेस होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और जिसके पास भी लोन पेयर होता है डोनेशन के लिए, वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। रिएक्ट विद कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ये कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और बेस ये सॉल्ट बना लेगा, जैसे HCl के साथ में ऑक्सोनियम सॉल्ट, H2SO4 के साथ में ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से जैसे डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये यहां से इन जो रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शंस हमने देखे हैं, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड HCl एंड कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ये रिएक्शन शो करती हैं ईथर की बेसिक नेचर को। ये ईथर की बेसिक नेचर को शो करते हैं। बेसिक नेचर क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो ये था इसमें फर्स्ट रिएक्शन, बेसिक नेचर। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, और ये सेकंड प्रॉपर्टी है, यहां पर पहले हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि ईथर जो यहां पर हम देख रहे हैं कि लुइस बेस होता है, लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करके ये सॉल्ट बना रहा था। और हम जानते हैं जब भी कोई लोन पेयर डोनेट करता है तो वहां से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लुइस एसिड है, तो ये लुइस बेस है, तो ये लुइस बेस जो होगा वो लुइस एसिड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जैसे BF3 के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड BF3 दोनों के साथ ये, क्योंकि BF3 लुइस एसिड है और यहां पर ईथर कहें लुइस बेस है, तो ये अपना लोन पेयर बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा। सेकंड वाले में देखें तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर मैग्नीशियम के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर रहा है। मैग्नीशियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा होते हैं, पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसलिए यहां पर दो दो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ईथर जो है, ईथर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही रीजन है
ये रिएक्शन नहीं हो रही है, यहां रिएक्शन नहीं हो रही है, जस्ट एसिड बेस कॉम्बिनेशन हुआ है। जैसे ही हम किसी कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो आरएमजीएक्स फ्रीली उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। यहां केवल ये सॉल्ट बना है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना, ये केवल एक सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है। तो ये था बेसिक नेचर। चलिए इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें, सेकेंड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ परोक्साइड्स। परोक्साइड जो होते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड होता है, ईथर को अगर हम ऑक्सीडाइज होने के लिए खुला छोड़ दें, यानी कि एयर एंड लाइट की प्रेजेंस में ओपन रख दें इसको, तो ऐसे में ये परोक्साइड फॉर्मेशन करने लग जाता है। और दोस्तों परोक्साइड फॉर्मेशन होना, ये परोक्साइड फॉर्मेशन बताता है अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन को। अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो परोक्साइड बनेगा, किसी ईथर में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो परोक्साइड नहीं बनेगा। क्या है इसमें? ईथर एड अप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ओजोनाइड ऑक्सीजन, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एज इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। तो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहां ऑक्सीडेशन होता है ईथर का और वो परोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू या ओजोनॉइड के थ्रू। तो यहां पर देखें, जैसे यहां पर हमने ऑक्सीजन लिया, लॉन्ग कॉन्टेक्ट ऑफ सनलाइट और यूवी रेज, सनलाइट या यूवी रेज की प्रेजेंस में, तो ये जो अल्फा कार्बन होगा, ये इसका एक अल्फा हाइड्रोजन परोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन परोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसको हम नाम दे सकते हैं ईथर हाइड्रोजन परोक्साइड। ईथर हाइड्रोजन परोक्साइड, ईथर हाइड्रोजन परोक्साइड, हम इसको एक नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट एक और हमने देखा कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर इसको शॉर्ट टाइम के लिए रखें, शॉर्ट टाइम के लिए, तो शॉर्ट टाइम के लिए रखेंगे तो यहां सिंपल ऑक्सीजन के साथ ये परोक्साइड बनाएगा, सिंपल। तो अगर शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन जैसे प्रोलॉन्ग टाइम या लॉन्ग कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो फिर अल्फा हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है वो ऑक्सीजन। यहां पर देखें लॉन्ग कॉन्टेक्ट में एक और हम देखें, अब देखिए ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन। अब कहां बनाए फ्री रेडिकल? तो दोस्तों इंटरमीडिएट अगर फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो स्टेबल भी बनना चाहिए, और वो स्टेबल बनेगा बेंजीन की तरफ, ताकि उस तरफ वो फ्री रेडिकल बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सके। तो यहां जो बेंजीन की तरफ फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, तो यहां परोक्साइड भी बेंजीन की तरफ आएगा। तो हम कहें परोक्साइड आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव्स। तो ये जो परोक्साइड बन रहे हैं, दीज आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव। अब ईथर जो होता है, कभी भी जब ईथर को हम ड्राई करते हैं, कभी भी ईथर का को हम अगर हीट करें तो उसको ड्राई नहीं होने दें, क्योंकि अगर ड्राई हो गया तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा वो। ड्राई नहीं होते, एक्सप्लोजिव हो जाएगा वो परोक्साइड। नेक्स्ट ये थी सेकेंड रिएक्शन। अब कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं टेस्ट ऑफ परोक्साइड, क्योंकि परोक्साइड अगर बन गया, ध्यान रहे ईथर को पहले, बहुत टाइम पहले एज ए एनेस्थीसिया यूज करते थे। एज ए सॉल्वेंट तो अभी भी यूज करते हैं, एज ए एनेस्थीसिया, ओरल एनेस्थीसिया होता था ईथर, ओरल इस ईथर। तो ईथर एक एनेस्थीसिया की तरह बिहेव करते थे, और ये जो एनेस्थीसिया है, अब अगर हम कभी नहीं चाहेंगे कि बॉडी के अंदर कोई एक्सप्लोजिव जाए, तो उसके लिए पहले टेस्ट कर लेते हैं परोक्साइड का, और ये करते हैं फेरस सल्फेट के साथ। तो यहां जब रिएक्शन कराते हैं तो रेड कलर आ जाता है इसमें। ईथर का जो परोक्साइड होता है, ये Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसका रेड कलर आता है। रेड कलर आना यानी कि डेंजर, यानी परोक्साइड, तो समझ जाएंगे कि इसमें परोक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। चलिए ये तो था टेस्ट ऑफ परोक्साइड की, जो परोक्साइड बन गया उसको हम कैसे टेस्ट करें। ये थी सेकेंड रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन। अब बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5 और ईथर की रिएक्शन जब PCl5 से कराएंगे, RCl एंड POCl3 बन जाएंगे। RCl एंड POCl3, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से।
अगर रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन कराते हैं, और दोस्तों रेड फास्फोरस HI बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो भी इसके सामने आता है उसका ये एल्केन बना देता है। यानी रेड फास्फोरस HI का कहना है जो सामने आएगा एल्केन बन जाएगा, चाहे वो एल्कोहल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो। यहां ईथर सामने आया और एल्केन बन गया। ये था इसका रिडक्शन। नेक्स्ट, अगर हम रिएक्शन कराते हैं HX के साथ, और वो भी अगर हम रिएक्शन कराते हैं यहां पर HF एंड HCl, ये तो बना लेंगे सॉल्ट, ये तो बनाएंगे सॉल्ट। लेकिन अगर HI एंड HBr से रिएक्शन कराते हैं तो ये NSR रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ऐसे में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो जाएगा और आयोडीन कार्बन से, आयोडीन कार्बन के साथ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो एल्कोहल एंड आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहां पर HBr लेंगे तो यहां पर RI की जगह RBr आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखें, अब ये जो रिएक्शन हमने देखी है, एक सेकंड इस रिएक्शन को हम वापस एक बार देखें, तो यहां ये जो NSR रिएक्शन है, ये SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। अगर ये जो कार्बन चेन है दोनों तरफ, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री, सॉरी ये अगर 3 डिग्री हो तो SN1, और 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री हो तो SN2। SN1 में आयोडीन वहां अटैच होगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। SN2 में आयोडीन वहां अटैच होगा जो स्मॉलर ग्रुप होगा। यानी SN1 के अंदर आयोडीन ऑन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, SN2 आयोडीन ऑन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन। इस तरह से ये इसके साथ में अटैच हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए यूजेस ऑफ ईथर, कि जिस ईथर की हम इतनी बात कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, उसका डेली लाइफ में क्या यूज है। तो दोस्तों डेली लाइफ में सबसे बड़ा तो एनेस्थीसिया है, ये जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब पूरी बॉडी को अगर एनेस्थाइज करना हो, पूरी बॉडी को जनरल, सॉरी हाँ, तो ये जनरल एनेस्थीसिया है, अब काम में नहीं लेते हैं। एनेस्थीसिया तो है, अब यूज नहीं करते, बहुत पहले जो पुराने एनेस्थीसिया थे उसमें काम में लेते थे। नेक्स्ट, सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फैट्स, रेजिन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सॉल्वेंट तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो इट इज अ गुड सॉल्वेंट। फॉर प्रोवाइडिंग इनर्ट एंड मॉइस्ट फ्री मीडियम, तो हमने कहा मीडियम में सॉल्वेंट यानी मीडियम की तरह वर्क कर रहा है, जैसे वुड्स रिएक्शन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो ये मॉइस्ट फ्री कंडीशन रखता है। मतलब जो है H2O की प्रेजेंस इसमें हमें नहीं लेनी होती। परफ्यूम के अंदर भी इसका यूज करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी। नेक्स्ट, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ईथर का एक टाइप है, इन पेट्रोल एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड। वैसे एंटी नॉकिंग कंपाउंड टेट्राइथाइल लेड मिलाते हैं, लेकिन वो पोल्यूशन करता है, तो उस इससे बढ़िया है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेगा, एंटी नॉकिंग एजेंट भी है। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल की तरह इसको यूज करते हैं, तो जब पेट्रोल की तरह अगर हम ईथर और एल्कोहल का कॉम्बिनेशन यूज करने लग जाएं, तो इसका जो ट्रेड नेम होगा ये होगा नेटेलाइट, नेटेलाइट। तो ये था ईथर, ये था पार्ट 3 ईथर। तो यहां तक हो गया है ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक 12th क्लास की ऑर्गेनिक एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, ये यहां पर आकर कंप्लीट हो गया है, पार्ट 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।